क्लास में हम लोग जो है मादा जननतंत्र के बारे में पढ़े हुए थे और उसका हम लोग डायग्राम बना के देखे हुए थे। और इसके अलावा उसमें जो महत्वपूर्ण अंग है जैसे कि अंडाशय है, और फिर हम लोग पढ़ते कि अंडाशय के अंदर जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ग्राफियन पुटक क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। फिर हम लोग पढ़ते गर्भाशय के बारे में, गर्भाशय की जो 3 परतें हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, उसके बारे में पढ़े हुए थे। तो वो सब हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर जनतंत्र होता है, उसके बारे में पढ़े हुए थे। उसके बाद हम लोग जो नर युग्मक जनन जो होता है उसके बारे में पढ़े हुए थे। फिर हम लोग जो मादा युग्मक जनन होता है उसके बारे में पढ़े हुए थे और माँ के बारे में पढ़े हुए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पिछले वीडियो में भी बतलाए हुए हैं। तो चलिए आज इसको जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो टॉपिक का नाम है आर्तव चक्र, आर्तव चक्र या फिर इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ठीक है। देखिए, तो बेहतर होगा कि पिछला वीडियो आप देखे हुए हों। फर्स्ट हम इसे रिवाइज करवा देते हैं पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़े थे। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे मादा जननतंत्र के बारे में, और उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि जो अंडाशय है, ओवरी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग, मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर प्राइमरी सेक्स स्ट्रक्चर, सेक्स ऑर्गन भी उसको हम बोल सकते हैं। तो अंडाशय जो होता है उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि जन्म से पहले ही, मतलब जब किसी मादा का या फिर जन्म नहीं हुआ होता है उसके पहले ही क्या होता है कि अंडाशय में लगभग 2 से 3 लाख कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अंड जननी कोशिका या फिर अंग्रेजी में कहते हैं oogonia। तो जो अंड जननी कोशिका है वो डिवाइड करता है, बनाता है प्राथमिक अंड कोशिका, ठीक है, प्राथमिक प्राइमरी oocyte, ठीक है। उसके बाद बनाता है द्वितीयक अंड कोशिका या फिर उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। और फिर जब स्पर्म आता है फिर वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद अंड मतलब एग बनता है, एग जाकर स्पर्म से फर्टिलाइज करता है, मतलब उसका होता है निषेचन, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और फिर युग्मनज से विभाजन के फलस्वरूप जो है बच्चा बनता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए कि अंडोत्सर्जन हो गया। अंडोत्सर्जन का मतलब हुआ कि अंडाशय से अंड का निकलकर फैलोपियन नलिका में आना। तो मान लीजिए अगर अंडोत्सर्जन हो गया तो यहाँ पर 2 चांस रहेगा, 2 कंडीशन रहेगा। पहला कंडीशन ये रहेगा कि अगर मान लीजिए स्पर्म आया तब क्या होगा, और अगर स्पर्म नहीं आया तब क्या होगा। मतलब 2 कंडीशन है, एक तो कि स्पर्म आएगा, दूसरा कि स्पर्म नहीं आएगा। अगर स्पर्म आएगा तो क्या होगा और नहीं आएगा तो क्या होगा। चलिए तो पहले पढ़ते हैं आर्तव चक्र के बारे में। ये तब होता है जब स्पर्म नहीं आता है, मतलब कि जब अंड तो निकल कर चला गया लेकिन शुक्राणु नहीं आया। शुक्राणु नहीं आएगा तो क्या होगा वो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, जिसमें बताया हुए थे कि जो ग्राफियन पुटक, जो विकसित पुटक होता है अंडाशय में उसका क्या नाम होता है, ग्राफियन पुटक या ग्राफियन फॉलिकल। और उसी ग्राफियन फॉलिकल में से जब द्वितीयक अंडक बाहर निकल जाता है, सब बातें पता होनी चाहिए, पिछली वीडियो में सब बतलाए हुए थे। जब ग्राफियन पुटक में से द्वितीयक अंडक बाहर निकल जाता है तो जो बचता है उसी को क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है उससे जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो एक बार देखो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़े थे ग्राफियन पुटक, क्या पढ़े थे बोलो, ग्राफियन पुटक। ग्राफियन पुटक में से क्या निकल जाता है, द्वितीयक अंडक। यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है द्वितीयक अंडक। और फिर जो बचता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से फिर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन होता है बोलो, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और फिर प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है यह जो इंडोमेट्रियम है, मतलब 3 है ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, गर्भाशय की जो 3 दीवार है उसमें से जो इंडोमेट्रियम है उसके मोटाई को जो है प्रोजेस्टेरोन बढ़ाने का काम करता है। और ये होता कहाँ है, ये रहता है कहाँ पर रहता है, अंडाशय में रहता है। कहाँ रहता है ये, अंडाशय में। और ये कहाँ चल जाता है, ये चल जाता है फैलोपियन नलिका में। तो ये सब बात हम लोग पढ़ चुके थे, विस्तार से पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो ग्राफियन पुटक होता है, ग्राफियन पुटक में से द्वितीयक अंडक निकल जाता है तो जो बचता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बोलो, इंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है।
ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आर्तो चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहली बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या और ये किस में पाया जाता है। तो देखो जो भी स्तनधारी जीव हैं, देखो जो भी जीव हैं जो उच्च कोटि के जीव हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। मतलब कि जीवों को 2 भाग में हम कह सकते हैं कि बांटा गया है। एक हो गया निम्न कोटि के जीव, एक हो गया उच्च कोटि के जीव। तो उच्च कोटि के जीव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन है? स्तनधारी जीव, पक्षी, सरीसृप और उभयचर। कौन कौन है? स्तनधारी जीव, पक्षी, सरीसृप और उभयचर। उसमें से जो स्तनधारी जीव हैं वो, अच्छा चारों का पहचान क्या क्या होता है? स्तनधारी जीव वो होते हैं जिनके कि शरीर पर बाल होता है, उसके अलावा इनके पिन्ना होता है, ये अग्र जो कर्ण है ये होता है, इसके अलावा स्तन ग्रंथि होता है, वो स्तनधारी जीव हैं। पक्षी कौन होता है? जो उड़ सकता है, जो अंडा देता है वो पक्षी होता है। सरीसृप कौन होता है? तो जो रेंगता है, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गई, ये सब क्या हो गए? सरीसृप हो गए। उभयचर कौन होता है? जो पानी पर भी रहे और कहाँ रहे बोलो? जमीन पर भी रहे, उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मेढक हो गया, और कुछ सांप भी होते हैं जो उभयचर होते हैं, मतलब दोनों जगह पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब 4 उच्च कोटि के जीव हैं। उसमें से जो स्तनधारी जीव हैं, जिसमें कि हम लोग आते हैं, मनुष्य आते हैं, स्तनधारी जीव 2 प्रकार के होते हैं। याद रखना चाहिए आपको, इस बात से पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, एक फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट बात है। स्तनधारी जीव जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं प्राइमेट जंतु, और एक होता है नॉन प्राइमेट जंतु। एक होता है प्राइमेट जंतु और एक कौन होता है? नॉन प्राइमेट जंतु। प्राइमेट जंतु, नॉन प्राइमेट जंतु का उदाहरण देखा जाए अगर, तो प्राइमेट जंतु में कौन कौन आता है? प्राइमेट जंतु में आता है मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? बंदर आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? कपी आ जाएगा। और जो नॉन प्राइमेट जंतु है, इसमें इन तीनों को छोड़कर जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो नॉन प्राइमेट जंतु होंगे। इन तीनों को छोड़कर जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो क्या होंगे? नॉन प्राइमेट जंतु होंगे, नॉन प्राइमेट जंतु। ठीक है, तो जो आर्तो चक्र है ये किस में पाया जाता है? केवल और केवल प्राइमेट जंतुओं में। प्राइमेट जंतु में भी किस में? नर में नहीं, किस में पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। ठीक है, और जो नॉन प्राइमेट जंतु हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है मध चक्र, या फिर उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअस साइकिल। ठीक है, तो मतलब कि आर्तो चक्र क्या है? तो आर्तो चक्र यह एक जननिक चक्र है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो कि मादा प्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है, देखने को मिलता है। आर्तो चक्र जो है बेसिकली हम बोलेंगे कि 28 से 29 दिनों का एक साइकिल होता है। 28 से 29 दिनों का चक्र होता है, जो कहाँ होता है? जो होता है मादा प्राइमेट जंतुओं में। मादा प्राइमेट का मतलब क्या हुआ? याद रखो, आता है ये कि आर्तो चक्र किस में देखने को मिलता है। तो प्राइमेट का मतलब क्या हुआ? मनुष्य, और कौन हुआ? बंदर, और कौन हुआ? कपी। तो ये सब क्या है? प्राइमेट जंतु। ठीक है, 28 से 29 दिनों का एक चक्र होता है आर्तो चक्र। अब देखो आर्तो चक्र जो है यह, अगर हम बात करें तो आर्तो चक्र जो है इसमें 4 प्रवस्थाएं होती हैं, मतलब कि 4 फेजेज होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं। तो इसमें कितनी प्रवस्थाएं होती हैं? इसमें 4 प्रवस्थाएं होती हैं। कितनी प्रवस्थाएं होती हैं? 4 प्रवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? देखो, पहला होता है आर्तो प्रवस्था। पहला कौन होता है बोलो? आर्तो प्रवस्था, या फिर इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज आर्तो प्रवस्था जो है ये 1 से 5 दिनों का होता है। ठीक है, 1 से 5 दिनों का आर्तो चक्र शुरू हुआ किससे? आर्तो प्रवस्था से। कितने दिनों का हुआ? 1 से 5 दिनों का हुआ। आर्तो चक्र है क्या? 28 से 29 दिनों का एक चक्र है, जो किसमें पाया जाता है? मादा प्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है। इसमें कितनी प्रवस्थाएं होती हैं? 4 प्रवस्थाएं होती हैं। पहला कौन है बोलो? पहला है आर्तो प्रवस्था। कितने दिनों का होता है? 1 से 5 दिनों का होता है आर्तो प्रवस्था। ठीक है, दूसरा जो है
इसमें होता क्या है, आर्तव अवस्था में क्या होता है? तो आर्तव अवस्था में क्या होता है, देखो अभी तक हम लोग देखे थे कि द्वितीयक अंडक निकल के चला गया, कहाँ पर चला गया, फैलोपियन नलिका में, और कार्पस ल्यूटियम रह गया, ठीक है। अब मान लो कि निषेचन नहीं हुआ, अगर निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटियम है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, जो द्वितीयक अंडक है, इसके अलावा इंडोमेट्रियम का जो मोटा हुआ भित्ति है, वो सभी क्या होगा, सभी कुछ ब्लड 3 से 40 ml ब्लड वेजाइना योनि के माध्यम से बाहर निकलता है, और उस प्रक्रिया को, शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रवस्था को क्या बोलते हैं, आर्तव प्रवस्था बोलते हैं। ये कितने दिनों का होता है, 1 से 5 दिनों का होता है। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं पुटकीय प्रवस्था। दूसरे को क्या बोलते हैं, बोलो, पुटकीय प्रवस्था, या फिर इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ये होता है 6 से 13 दिनों का। ये होता है कितने दिनों का, 6 से 13 दिनों का। और इसमें क्या होता है, पुटकीय प्रवस्था में FSH हार्मोन और ओस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। कौन कौन हार्मोन, FSH और ओस्ट्रोजन। फिर देखो आर्तव चक्र क्या है, तो यह मादा प्राइमेट जंतुओं में पाया जाने वाला एक जननिक चक्र है, ठीक है। जो कितने दिनों का चक्र है, ये 28 से 29 दिनों का चक्र है। इसमें कितनी प्रवस्थाएं होती हैं, 4 प्रवस्थाएं होती हैं। कौन कौन, पहला कौन हुआ, आर्तव प्रवस्था। आर्तव प्रवस्था में क्या होता है, ठीक है, 1 से 5 दिनों का एक प्रवस्था है, जिसमें कि अंड, अभी तो अंड बना नहीं है, जब स्पर्म आता ना अंड बनता, तो कौन है, द्वितीयक अंडक है, जिसमें कि द्वितीयक अंडक और प्रोजेस्टेरॉन, कार्पस ल्यूटियम, इंडोमेट्रियम और कुछ रक्त शरीर से बाहर निकलता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आर्तव प्रवस्था। ये होता है 1 से 5 दिनों का। सेकेंड कौन है, बोलो, सेकेंड है पुटकीय प्रवस्था। पुटकीय प्रवस्था कितने दिनों का होता है, 6 से 13 दिनों का होता है, ठीक है। मतलब देखो 28 दिन है ना, 1 से 5 ये हुआ, 6 से 13। और आता है कि पुटकीय प्रवस्था में कौन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो FSH और ओस्ट्रोजन। FSH की फुल बताया थे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ओस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। इसमें होता है क्या है पुटकीय प्रवस्था में, तो वही होता है कि जो प्राथमिक पुटक है, सॉरी जो प्राथमिक, हाँ कह सकते, जो प्राथमिक पुटक है कहाँ पर, अंडाशय में, वो विकसित होता है ग्राफियन पुटक में। जो प्राथमिक पुटक है वह विकसित होता है किसमें, विकसित होता है ग्राफियन पुटक में। जो प्राथमिक पुटक है वो विकसित होता है ग्राफियन पुटक में, ठीक है। कैसे होता है, जब पिछले वीडियो सब देखे थे, ग्राफियन पुटक होता है, उससे फिर द्वितीयक अंडक बनता है, द्वितीयक पुटक बनता है, फिर तृतीयक पुटक बनता है, फिर ग्राफियन पुटक बनता है। तो ये सब किस हार्मोन के कारण होता है, ये सब होता है FSH और ओस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, ठीक है। तीसरा होता है अंडोत्सर्ग। तीसरा कौन होता है, अंडोत्सर्ग, या फिर इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। ये होता है 14वें दिन, 14th डे, 14वें दिन। और इस दौरान कौन हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, LH हार्मोन का। जो LH हार्मोन है, फुल फॉर्म क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो LH का लेवल बढ़ जाता है किस दौरान, अंडोत्सर्ग के दौरान। और इस दौरान क्या होता है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो द्वितीयक अंडक का अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में जाना। द्वितीयक अंडक का अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में जाना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है, जो कि 14वें दिन होता है। और किस हार्मोन के प्रभाव से होता है, याद रखना, LH हार्मोन के प्रभाव से होता है। जो फोर्थ होता है वो होता है पित्त प्रवस्था। इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या होते हैं, बोलो इसको, ल्यूटियल फेज। इस दौरान लेवल बढ़ जाता है प्रोजेस्टेरॉन का। पूछो कैसे, देखो अंडोत्सर्ग जब हुआ तो अंड निकल के चला गया, तो क्या बच गया, क्या बच गया, बोलो, बच गया कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये क्या करेगा, इंडोमेट्रियम की दीवार को फिर से मोटा करेगा। और ये तो मान लो कि 14वें से 15वें दिन तक होता है, क्योंकि 28 से 28 घंटा तक वायबिलिटी रहता है, मतलब जीवित रहता है अंड। तो 16वें से लेकर 28वें दिन तक फिर से पित्त प्रवस्था होता है, जिसमें कि वो इंडोमेट्रियम मोटा होता है। इस वक्त फिर अगर निषेचन तो हुआ नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से आ जाएगा
आर्त प्रवस्था और फिर से ये सब चक्र शुरू हो जाएगा। समझ गए बात? तो आर्त प्रवस्था और कौन हुआ? पुटकीय प्रवस्था और कौन हुआ? अंडोत्सर्ग और कौन हुआ? पित्त प्रवस्था। मतलब कि मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। आर्त प्रवस्था कितने दिनों का? 1 से 5 दिनों का। पुटकीय प्रवस्था कितने दिनों का? बोलो 6 से 13 दिनों का। किस हार्मोन के माध्यम से होता है? FSH और एस्ट्रोजन। अंडोत्सर्ग जो होता है ये कब होता है? 14वें से 15वें दिन होता है। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रभाव में होता है? LH हार्मोन के प्रभाव में होता है। LH का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। पित्त प्रवस्था किसके द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम की दीवार फिर से मोटा होता है। तो ये तो तब कंडीशन हुआ अगर निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा? आर्तो चक्र होगा, जो हमेशा चलते रहता है। एक बात और जान जाओ इसमें, जो पहला आर्तो चक्र है ये होता है 11 से 12 वर्ष की उम्र में, और इसको बोलते हैं रजोदर्शन, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं इसको? मेनार्क। और जो अंतिम आर्तो चक्र है वो है 45 से 50 साल में, और इसको मतलब 45 से 50 साल की उम्र में होता है, और उसको बोलते हैं रजोनिवृत्त, या फिर इसको बोलते हैं मीनोपॉज। ठीक है। तो रजोनिवृत्त क्या बोलते हैं? मेनार्क, और इसको क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। तो आ सकते एग्जाम में कि प्रथम आर्तो चक्र क्या कहलाता है? तो रजोदर्शन या मेनार्क, और जो अंतिम आर्तो चक्र है वो क्या कहलाता है? तो रजोनिवृत्त या मीनोपॉज। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है आर्तो चक्र खत्म होता है, और यहाँ पर ये बात कंप्लीट होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा। अच्छा, कब कब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मतलब कब कब आर्तो चक्र नहीं पाया जाएगा? तो कुछ ऐसे समय हैं जब नहीं पाया जाएगा। कब कब? देखो, पहला कंडीशन, एक तो इस उम्र से पहले, मतलब 11 से 12 वर्ष के पूर्व, और एक 45 से 50 वर्ष के बाद नहीं पाया जाएगा। सेकेंड कंडीशन, प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि महिला प्रेग्नेंट होता है तो उस समय जो है ये आर्तो चक्र नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहता है। थर्ड, लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब कि जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है उस समय जो है आर्तो चक्र नहीं पाया जाता है। इसके अलावा पुअर हेल्थ एंड टेंशन, मतलब कुछ अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा है इस समय भी इसमें इरेगुलरिटी आ सकता है, अनियमितता आ सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशन होता है, डिसमेनोरिया, एमेनोरिया, जिसमें कि ठीक है मेडिकल कंडीशन है ये सब, इसमें कि दर्द होता है प्रेगनेंसी ऐसी मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ये सब चीज़ें। तो खैर वो आप लोगों को नहीं पढ़नी है। आप लोगों को क्या क्या पढ़ना था फिर से सुन लो। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली आर्तो चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें पाया जाता है? बोलो, प्राइमेट जंतुओं में, मादा प्राइमेट जंतुओं में। आर्तो चक्र कितने दिनों का चक्र है? 28 से 29 दिनों का। आर्तो चक्र जो है, जो प्रथम आर्तो चक्र क्या कहलाता है? मेनार्क, और जो अंतिम आर्तो चक्र है वो क्या कहलाता है? मीनोपॉज। हिंदी में क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं रजोदर्शन, एक को बोलते हैं रजोनिवृत्त। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि आर्तो चक्र कितनी प्रवस्था में होती हैं? 4 प्रवस्था। कौन कौन? आर्तो प्रवस्था, और कौन होता है? पुटकीय प्रवस्था, अंडोत्सर्ग और पित्त प्रवस्था। आर्तो प्रवस्था होता है 1 से 5 दिनों का। आर्तो प्रवस्था में क्या होता है? तो जो भी चीज़ें हैं, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है तो द्वितीय कंड में जो भी चीज़ें हैं सही से बाहर निकलती हैं। सेकेंड, पुटकीय प्रवस्था, जो कि होता है 6 से 13 दिनों में। इसमें जो प्राथमिक पुटक है वो ग्राफीन पुटक में परिवर्तित होता है। थर्ड है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग कब से कब तक होता है? 14वें से 15वें दिन तक होता है। इसमें अन्न निकल के बाहर आता है। और फोर्थ है पित्त प्रवस्था। पित्त प्रवस्था जो है इसमें ये होता है 16 से 28वें दिन में। और पित्त प्रवस्था में प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल के बढ़ने से जो एंडोमेट्रियम है वो फिर से मोटा होता है, और फिर से उसमें रिपेयरिंग का काम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आर्तो चक्र का टॉपिक खत्म, और यहाँ पर हम ये समझें कि अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा। अब चलो अब देखते हैं कि अगर निषेचन हो गया तो क्या होगा, मतलब अगर निषेचन हो गया तब क्या होगा वो हम लोग अब देखेंगे। तो देखिए, तो ये तो हम लोग ये पढ़ें कि निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर मान लो निषेचन हो गया तब क्या होगा, मतलब कि मान लो कि द्वितीय कंडक भी निकल कर गया और वहाँ से स्पर्म भी आ गया, शुक्राणु, तब क्या होगा? निषेचन हो जाएगा। निषेचन होने के समय क्या क्या होगा उसके बाद वो सब अभी हम देखेंगे।
मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि जो नर युग्मक और जो मादा युग्मक होता है ये दोनों कैसा होता है, अगुणित कोशिका, हैप्लोइड सेल। ठीक है, देखो तो देखो सबसे पहले क्या था, नर युग्मक और एक कौन था, मादा युग्मक। नर युग्मक का सिंबल ये, मादा युग्मक सिंबल ये, दोनों में निषेचन हुआ और क्या बना, जाइगोट। या फिर युग्मनज। युग्मनज में क्या होगा, विभाजन होगा। कौन विभाजन, समस्त्रिक विभाजन। और फिर यहाँ पर ये एक कोशिका है, 1 से 2 से 4 कोशिका बनेगा, 2 से 4 कोशिकाएं। और जब तक 2 से 4 कोशिकाएं हैं तब तक इन्हें कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं इनको, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, सुनो बात ध्यान से। नर युग्मक कौन है, शुक्राणु। मादा युग्मक अंडाणु। निषेचन हुआ, क्या बना, जाइगोट। जाइगोट में देखो, जाइगोट के बाद जितना डिवीजन होता है वो सब डिवीजन जो है वो समसूत्री माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद क्या बना, 2 से 4 कोशिकाओं का समूह बना, उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। अब देखो 2 से 4 बना, 4 से कितना होगा, 8, 8 से कितना होगा, 16। तो 8 से 16 कोशिकाएं जब बनेंगी तब उनको बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं उसको, मोरूला। फिर 16 से अधिक कोशिकाएं बनेंगी, 16 से ज़्यादा, तब इनको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। उसके बाद शायद ये पिछले वीडियो में भी हो चुका है। ठीक है, फिर एक बार देख लो फिर से। तो 8 से 16 है तो मोरूला, 16 से ज़्यादा होगा तो क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद फिर इसमें डिवीजन होगा, मतलब डिफ्रेंसिएशन होगा, विभेदन होगा। और होने के बाद क्या होगा, देखो ये सब चीज़ कहाँ हो रहा है, ये हुआ था फैलोपियन नलिका में, वहाँ से आगे बढ़ रहा है गर्भाशय की तरफ, और बढ़ते समय ब्लास्टोमियर बन रहा है, मोरूला बन रहा है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है। ब्लास्टोसिस्ट फिर रूपांतरित होकर क्या बनाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें ऊपर में होंगे ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर में होगा आंतरिक कोशिका समूह, और इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। इसमें जो ऊपर का है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर है इसको बोलते हैं आंतरिक कोशिका समूह। क्या बोलते हैं, आंतरिक कोशिका समूह। और ये जाकर जो गर्भाशय की जो अंतर दीवार उस जाकर जुड़ जाएगा ट्रोफोब्लास्ट, और आंतरिक कोशिका समूह विभेदित होकर 3 लेयर बनाएगा। एक को बोलते हैं एक्टोडर्म, एक को बोलते हैं मीजोडर्म, और एक को बोलते हैं इंडोडर्म। और फिर इन्हीं तीनों से बाकी सभी जो अंग हैं शरीर के उनका विकास होता है। ठीक है, होने के बाद जो अच्छा एक बात और भी होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है इससे फिर जो माँ के शरीर का जो गर्भाशय है उससे एक स्ट्रक्चर जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं अपरा या प्लासेंटा। सब पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। तो प्लासेंटा जो है अपरा, ये माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में कनेक्शन होता है। प्लासेंटा के माध्यम से ही बच्चे को जो भी ऑक्सीजन है और जो पोषक पदार्थ है वो मिलते हैं, और बच्चे से जो भी उत्सर्जित पदार्थ है वो माँ के शरीर में चला जाता है। तो प्लासेंटा भी कुछ हार्मोन स्रावित करता है, जैसे कि HCG, HPL, इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, इसको बोलते हैं ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन। तो ये सब कुछ हार्मोन्स हैं जो कि आपको एक और हार्मोन से स्रावित करता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सिन। ये बेसिकली डिलीवरी के समय प्रोड्यूस होता है, जो कि डिलीवरी में हेल्प करता है, बच्चे के जन्म लेने में हेल्प करता है। और खासकर जो गर्भाशय की जो मध्यम परत है मायोमेट्रियम, उसको संकुचनशील बनाता है जिससे कि बच्चे के जन्म आसानी से हो पाए। तो HCG, HPL और रिलैक्सिन ये सब जो है अपरा के द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। इनके अलावा बच्चे के जन्म होने के बाद 2 हार्मोन और निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, और एक का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन।
ऑक्सीटोसिन और एक कौन है, प्रोलैक्टिन। यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यह मिल्क का इजेक्शन करवाता है, मतलब दूध का स्रवण करवाता है मेमरी ग्लैंड से, स्तन ग्रंथि से। और जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करता है, ये जो है मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। मतलब मिल्क का स्तन ग्रंथि में मिल्क का फॉर्मेशन कौन करता है, मतलब प्रोडक्शन किससे शुरू होता है, प्रोलैक्टिन से, और मिल्क का स्रवण किससे होता है, ऑक्सीटोसिन से होता है, ठीक है। तो इसमें एक लास्ट, इस चैप्टर का अब लास्ट एक बच रहा है टॉपिक, जो कि है मेमरी ग्लैंड के बारे में, स्तन ग्रंथि के बारे में, और इसके अलावा इसमें बाकी सब कुछ हम लोग कवर कर लिए। कुछ इस हार्मोन का ही फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है ये होगा स्तन ग्रंथि के बारे में और इन हार्मोन्स के कुछ काम के बारे में, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेहतर होगा अगर NCERT हो तो NCERT से पढ़ना, एकदम एक एक लाइन NCERT हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।